अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद दाऊद है। आज का टॉपिक है अब्दुल कदीर खान साहब, जो कि हमारे दरमियान नहीं रहे। इस वीडियो को मैं जागो जाग में इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लोगों ने अब्दुल कदीर खान साहब को उतनी इज्जत और उनकी उतनी कदर नहीं की जितना वो हकदार थे। आज की वीडियो के पीछे मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ हसन सलैरिया साहब का, चेयरमैन कुतुबा इंजीनियरिंग फोरम, कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, मुझे बताया। क्योंकि मेरा था इरादा 3-4 दिन पहले अचानक जहन में आ गया यार अब्दुल कदीर खान साहब से मुलाकात करते हैं। हमारे कुतुबा इंजीनियरिंग फोरम के वो पैटर्न इन चीफ है, तो सलैरिया भाई तो वो मिलते रहते हैं उनसे थे, सॉरी। तो मैंने कहा यार किसी दिन इस्लामाबाद चक्कर लगा तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि उधर जाऊँ, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था। अब्दुल कदीर खान साहब को उन्होंने अपने पास बुला लिया। इस वीडियो में अब्दुल कदीर खान साहब की जो थोड़ा सा ज़िंदगी भी रोशनी डाली जाएगी, उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया और इन रिटर्न जो पाकिस्तान ने उनको दिया, पाकिस्तान ने नहीं पाकिस्तान के लोगों ने जो उनको दिया, तो उस बारे में थोड़ा सा है। अब्दुल कदीर खान साहब 1 अप्रैल 1936 को नहीं, 27 अप्रैल 1936 को पैदा हुए थे। ये थोड़ा सा है कन्फ्यूजन है डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। वो भोपाल इंडिया में पैदा हुए थे। पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद उनकी अक्सर फैमिली, जो फैमिली मेजॉरिटी फैमिली है, वो हिजरत कर चुकी थी कराची। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जो फैमिली है वो 1952 में कराची कूच कर गई थी। फिर उन्होंने जो तालीम वगैरह हासिल की, इसके अलावा जो उन्होंने पीएचडी की है वो जर्मनी हॉलैंड से की थी। उधर ही उनकी नेशनैलिटी होल्डर लड़की से शादी हुई थी जो पाकिस्तानी नज़ाद थे लेकिन रहते उधर थे। तो 1971 की जब जंग हुई है तो वो रोते होते थे। सलैरिया भाई बताते हैं कि वो बहुत परेशान हो जाते होते थे, ये वो वाक़या को याद करते थे। वो खुद भी बताते थे कि मुझे बहुत दुख हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान जाने की कोशिश की कि यार मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। इंडिया का आया था कि उन दिनों में इंडिया ने अफवाह फैली थी कि इंडिया जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की कामयाबी के किनारे पे है। तो डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान आने के बाद सबसे पहला जो काम किया था वो किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खत लिखा। एक मुलाकात हुई और उनको बताया कि जी आप जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के आने से पहले भी पाकिस्तान में काम हो रहा था एटॉमिक बम पे। लेकिन जो अब्दुल कदीर खान साहब थे उन्होंने आगे सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि भाई ये कुछ भी नहीं हो रहा ना, ये कभी भी ये जैसे काम कर रहे हैं कामयाबी नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। सही बात है उनकी, क्योंकि वो खुद बाहर से सीख के आए थे। तो फिर अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनको बुलाया, उनको एम्पावर किया कि आपने आपको जो जगह चाहिए, जितनी जगह चाहिए, जहाँ चाहिए आप हमें बताएं, हम आपको अवेलेबल करके देंगे। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने अपना जो रिसर्च वगैरह की, अपने जहन के मुताबिक जो भी उन्होंने सारा पोला फाली की पाकिस्तान की। तो कहोटा उन्होंने चूज़ किया, रावलपिंडी के पास था, क्योंकि ये 3 तरफा पहाड़ हैं इसके और सिर्फ आने जाने के लिए एक ही रास्ता है। तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट जो उन्होंने सेलेक्ट किया था। लाइट चलेगी अंदर। तो टीम सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्री का नाम तजवीज़ किया KRL। ये है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिसर्च लैब, K फॉर खान है, इट्स नॉट कहोटा। लोगों ने मुशर्रफ दौर में लोगों ने डंडी मारने की कोशिश की, लोगों ने अब्दुल कदीर खान साहब को, आपको पता है, कदर तो की नहीं, तो इनके नाम को हटाने की कोशिश की और अपने शहर का नाम कहोटा रिसर्च लैब के नाम से इन्होंने मशहूर करने की कोशिश की। लेकिन अगर आप इनके जो असल दस्तावेज हैं वो देखें तो उसमें KRL आगे आपको मिलेगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिसर्च लैब। तो उसके बाद यूरोप में इनके, चूंकि यूरोप से पढ़े थे, इनके उधर ताल्लुकात वगैरह थे, तो उधर से इन्होंने अपने इक्विपमेंट मंगाए और काम शुरू कर दिया। 1984 में इन्होंने कह दिया था कि जी हाँ भाई, अपना ज़ियाउल हक साहब एटम अब रेडी है, आपने टेंशन वेंशन नहीं लेनी, अगर कोई मसला बनता है तो बताएं, हम तैयार हैं। तो उसके बाद आपको पता है एक मशहूर वाक़या है, उन्हीं दिनों में थोड़ा सा माहौल जो है वो क्रिटिकल हो गया था।
तो ज़ियाउल हक साहब जो है अपना क्रिकेट मैच देखने के लिए गए थे। उधर जाके उन्होंने धमकी लगाई थी कि अगर पाकिस्तान नहीं ना रहता तो कोई मसला नहीं है, और भी मुस्लिम ममालिक हैं, इस्लाम तो जिंदा रह जाएगा, लेकिन ये जो हिंदू हैं वो एक ही जगह इकट्ठे हैं। तुम लोगों को हिंदुस्तान एक ही है, अगर ये चलेगा तो हिंदू खत्म हो जाने हैं। तो वो खैर वो थोड़ा सा उन्होंने इसको सीरियस लिया इंडिया ने, तो ये जो फौजें वगैरह वो हट गई। फिर दोबारा मामला जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि उन्होंने बनाया है, तो जो असल बातें हैं वो तो अक्सर लोगों को पता है, लेकिन बात तो फिर उधर ही आ जाती है। क्रेडिट लेने के लिए हर कोई कहता है कि मैं क्रेडिट लूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब अमेरिका भागे कि भाई हमारी मदद करो, हम तो फंस गए हैं। तो डॉक्टर साहब ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा भी देखो अगर बात सुनो, दरअसल ये था कि एटम बम तैयार था लेकिन उसको ना एक्सपेरिमेंट करना था, तो एक्सपेरिमेंट होना था। अब अच्छा भला एक होता है अपना पैरामीटर होता है जिसमें आपने नहीं जाना होता, तो उस टाइम जो है ना वो थोड़ा सा मसला था ये इसको एटम बम चलाने का जी कि अगर तो हम अमेरिका को कहते हैं, अगर हम अमेरिका के कंट्रोल में देते हैं, सैटेलाइट से वो होना था वायरलेसली एटम बम जो था गिरना था, तो मैं भी अमेरिका को चाल चल देता तो वो शायद वो कंट्रोल ले लेता सारी चीज़ों का। तो उससे बचने के लिए इन्होंने तार ऑलरेडी बिछा दी थी कि अगर अमेरिका कोई ऐसी चाल चले, अगर वो कंट्रोल करने की कोशिश करे तो हम मैन्युअली एटम बम को गिरा दें और हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब हो जाए। तो चागी के मुकाम पर 28 मई 1998 को धमाके हुए, और वो इसके बाद भी धमाके हुए थे, लेकिन ये पहला धमाका था और कामयाब था, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा मशहूर होता है चागी के मुकाम पे जो पहला धमाका हुआ था। अच्छा, इधर एक और बात बताता हूँ आपको। जो पहला था ना जिस मिसाइल से एटम बम गिराया गया था, दरअसल ये मिसाइल नहीं होता। आप शायद अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये जो मिसाइल होता है, नहीं, ये मिसाइल होता है, एक कैरियर होता है जिसने एटम बम को लेके जाना होता है ऑन द स्पॉट, ठीक है। उधर जाके खुल जाता है और फिर जाके एटम बम जो है वो गिरता है, और वो जो भी उसका मैकेनिज्म होता है। तो जो गोरी 1 था, पहला जो मिसाइल था वो गोरी 1 था उसका नाम, जिससे केमिकल इंजीनियर अब्दुल रहमान साहब ने उसका फ्यूल भरा था। वो KRL अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबॉर्ट्री के डिप्टी चीफ रिटायर हुए हैं। तो वो बताते हैं कि अब्दुल रहमान साहब बताते हैं कि अगर पाकिस्तान के पास अब्दुल कदीर खान साहब ना होते तो ये आज भी ऐसे ही मतलब अपनी एड़ियां रगड़े होते और इनसे एटम बम नहीं था बना। ये जो मर्जी कर लेते इनसे एटम बम नहीं था बना। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत थी, अल्लाह ताला का करना था कि अब्दुल कदीर खान साहब पाकिस्तान को मिल गए और उन्होंने एटम बम बना दिया। अब्दुल रहमान साहब बताते हैं कि अभी भी एक रजिस्टर एक खुफिया मकाम पे पड़ा हुआ है, जिससे अगर कोई मतलब मसला बनता है एटम बम में, वो जो होता है आपको पता है मेंटेन करना होता है, उसको हर टाइम उस पर कड़ी निगरानी होती है। तो अगर कोई अभी भी मसला बनता है तो वो उसी अब्दुल कदीर खान साहब, अल्लाह ताला उनको उनकी मगफिरत करे, उनको अल्लाह मुकाम अता फरमाए, उनके उस रजिस्टर से रहनुमाई हासिल की जाती है। एक पैनल बैठता है, उस रजिस्टर को सामने रखता है और फिर वो जो बातचीत होती है तो उनसे वो रहनुमाई हासिल करते हैं। ये खुद कहते हैं कि जो मेरे साथ अब हुआ है ना, मैं शायद मुझे इतना बुरा ना लगता, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस वजह से लगा कि मेरी कौम ने, मेरे पाकिस्तानियों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने जिनके लिए अरबों खरबों ठुकरा दिए, जिनके लिए मैं बाहर का मुल्क छोड़ के इधर आ गया, जिनके लिए मैंने मेहनत की, धक्के खाए, सारा कुछ किया, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। अगर मुशर्रफ ने इन पे इल्जाम लगाया था, अगर कुछ इल्जाम लगाया था, तो एटम बम, आपको एटॉमिक पावर बनाने वाले इंसान को आपको दफा करना चाहिए था। आप करोड़ों अरबों लूटने वालों को बाहर निकलते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, मानते नहीं। आप ये कहते हैं कि जी खाया था तो लगाया भी तो था ना, आप ये कहते हैं। लेकिन एक बंदे ने जिसने आपको सफाई हस्ती से मटाने से बचाया है, ठीक है। अगर आपको क्या लगता है, अगर एटॉमिक पावर ना पाकिस्तान बनता तो ये पाकिस्तान अभी वजूद में रहता? कब का इंडिया ने कर कुछ जाना था, कब्जा कर जाना था, शायद कोई और मुल्क आ जाता, वो कब्जा कर जाता। ये एटम बम है जो हमें बचाया जा रहा है कि उनको पता है कि अगर हमने इनको कुछ कहा, अगर हमने इनको हमला किया तो इन्होंने भी इधर से एटम बम चला देना और नुकसान दोनों तरफ का होना है। तो वो खुद कहते हैं कि यार दुख तो हुआ था मुझे, लेकिन हमारी कौम जो है वो कमज़ोर है, कमज़ोर दिल की है। हाँ, अगर ये चाहते तो मेरा साथ देते, तो जो मेरे साथ हुआ वो शायद कभी ना होता।
ये जो हमारी अवाम है, इसका जो रवैया था, इनका जो कमज़ोर दिल था, इनकी जो कमज़ोरियाँ थी, उनका मैं आपको अंदाज़ा इस चीज़ से लगाता हूँ, आपको लगवा देता हूँ कि हसन सलेरिया भाई इन्होंने अब्दुल कदीर खान साहब के साथ काफ़ी बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अब सलेरिया भाई जो है वो मिलते थे, तो लोगों ने कहा जी कि वो बर्थडे शर्डे का कुछ करें। तो अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा कि यार इतने तो लोग मैं नहीं इकट्ठे कर सकता, क्योंकि अलाउ नहीं था, थोड़े से बंदे जाते थे, वो भी सिक्योरिटी में। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करेंगे, उनको कहें कि आप मुझे एक अपने हाथ से कार्ड बना के, बर्थडे विशेष का कार्ड बना के आप मुझे भेज दें। हसन सलेरिया भाई ने लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है जी। काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने, बहुत ज़्यादा तादाद थी, क्योंकि इनका माशाल्लाह जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, और जो मतलब सोशल जो सर्कल है हसन सलेरिया भाई का काफ़ी बड़ा है, बहुत से लोग इनको जानते हैं। तो सैकड़ों हज़ारों में तकरीबन लोगों ने, मेरे ख्याल लोगों तक बात पहुंची थी, लेकिन जो कार्ड आए थे वो आए थे सारे 2-4 गिने चुने। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बस ऊपर ऊपर से था कि जी हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ मिलकर 2-4 तस्वीरें खिंचवा लें, अंदर से कुछ नहीं था कि भाई हमें मोहब्बत है। ये अब जो रो रहे हैं जी, हम लुटे गए, हम मारे गए, हमारे मोहसिन पाकिस्तान, हम आपसे पाकिस्तान हमें छोड़ के चले गए। कदर तो आप लोगों ने जब वो जिंदा थे तब की नहीं। तुम्बे का पुलाव बड़ा पसंद था इनको, बगैर मिर्च के, देसी घी में, जो ये बना के लेके जाते थे हसन सलेरिया भाई स्पेशल इनके लिए। ये फेवरेट डिश थी इनकी। इसके अलावा अरबी डिश है, अरबी कबाब है, वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो अदबी ज़ौक़ इसके अलावा इनको बहुत ज़्यादा था। इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी, इंतखाब, वो कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपने पेज पे ज़रूर बताऊंगा, या कुतुबा इंजीनियरिंग फर्म में एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, उसमें आपको इंशाल्लाह ताला इस हवाले से रोशनी डालूंगा इस पर। बाकी लाइब्रेरी थी इनकी, एक बहुत अच्छी रूटीन थी इनकी। सुबह उठते थे, फजर की नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद तिलावत करते थे, फिर नाश्ता करते थे, उसके बाद अगर कोई मुलाकात करने वाला आता था वो करते थे, या उससे पहले खत वगैरह जो आते थे, दरअसल मुलाकातें तो होती नहीं थी इतनी, तो लोग खत लिखते थे तो उनका जवाब देते थे। फिर जोहर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट करते थे, उसके बाद फिर असर में अगर कोई मुलाकात, अगर कोई अलाउ हो गई है तो वो कर ली, और उसके बाद ईशा की नमाज़, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ी, खाना खा के सो गए। तो बड़ी इन्होंने एक रूटीन रखी हुई थी। मुतालिया का बहुत शौक था, लाइब्रेरी थी इनके पास, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसमें तरह तरह की किताबें पढ़ी हुई थी। मुझे ना एक बात की समझ नहीं लगती, लोग अब रो क्यों रहे हैं। ये जो अपने हैं सियासत चमकाने के लिए सियासतदान आ गए हैं, इन्होंने जी बड़ी बड़ी अपना पोस्ट लगाई, जी हमें बहुत दुख हुआ, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। ना तो पीएम साहब गए, ना आर्मी चीफ गया, ना कोई भी, मतलब ये जो आला पाए के जो सियासतदान होते हैं इनमें से कोई भी नहीं गया उनके जनाजे में। कोई सहाफ़ी नहीं आया। ये अभी आप ट्विटर खोल के देख लेना तो ट्रेंड चल रहा होगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मोहसिन पाकिस्तान, ऐसे करके ट्रेंड चल रहे हैं, 3-4 अभी भी चल रहे होंगे। तो आप जाकर उधर देखें तो इन्होंने ज़मीन आसमान के कलब भी मिला दिए इनकी तारीफ में अब्दुल कदीर खान साहब की, लेकिन जनाजे पे कोई नहीं गया। अब मुझे ये बात बताएं कि पीएम हाउस से फैसल मस्जिद कितनी दूर है। लोग पहले ही कह रहे थे कि भाई वज़ीर आज़म साहब ने नहीं जाना, और वही बात हुई, वज़ीर आज़म साहब के पास टाइम ही नहीं था। कितनी देर लगती है जनाजा पढ़ने में, 10 मिनट 15 मिनट लग जाते। आपको अगर रश का मसला था, सिक्योरिटी का मसला था, आप उस पर आ जाते, हेलीकॉप्टर पे आ जाते, हेलीकॉप्टर पे आप उतर जाते, 10 मिनट का था ना। चले ठीक है जी, लोग बहुत ज़्यादा लोगों का रश था, आप नहीं आ सकते थे। तो जिन्होंने आना होता वो आ ही जाते होते हैं, जिन्होंने नहीं आना उनके 100 बहाने, लेम एक्सक्यूजेस। तो मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जो पैदल गए। मैंने सुना था कि तकरीबन कोई 1-1.5 मील की मसाफत अगर लगा लें तो इतने लोग थे। जो कुछ लोग जो वो थे जो बेचारे शामिल होना चाहते थे लेकिन शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने दुआ की। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला अब्दुल कदीर खान साहब को मगफरत करें, उनको आला मकाम अता फरमाए। और ये जो हम लोग हैं, हम लोग जो बेकदरे हैं, अभी एक भाई ने, मैं आपको उस ग्रुप का भी नाम बताता हूँ फेसबुक पे, और उस एडमिन का भी नाम बताता हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। उन्होंने कहा जी कि हमने तो एटम बम चोरी की है, हमने तो कॉपी की है, हमने तो ये किया है, जो फार्मूला था वो था, ये था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ना तो उनके ज़िंदा होते हुए उनको बख्शा और ना उनके मरने के बाद उनको बख्शा। भाई अगर इतना ही तुम्हें पता है तो तुम खुद क्यों नहीं बनाते एटम बम?
बस ये जो होता है ना अपना, क्या से कहते हैं, बैठ के मोबाइल पे 2-4 लफ्ज़ लिखना, ये बड़ा आसान होता है, और कौम के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको अगर हम आज कहूँ ना मुल्क के लिए जान दे दो, इस कौम के लिए जान दे दो, तो आपने 10 दफ़ा सोचना है। आपने कहना जी मेरे तो बीवी बच्चों का क्या होगा, मैं तो ये हो जाऊँगा, मुझे तो वो है, मुझे तो ये है, तो मुझे, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल। हम लोग ना नहीं करते, कदर नहीं करते। जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, हमने उनके लिए कदर ही नहीं की। ना हमने इनकी कदर की, ना हमने ईदी साहब की कदर की। ईदी साहब इलेक्शन पे खड़े हुए, वो हार गए। अब्दुल कदीर खान साहब खड़े हुए, वो हार गए, उनको वोट ही नहीं मिले। आप साहब लगा लें। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी 2013 में, तो उन्होंने 60 जो टिकटें थी वो दी थी अपने जो नौजवानों को। तो आप ये हिसाब लगा लें कि अल्लामा इकबाल के जो हैं बेटे बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब, वो हार गए थे। एक वो चोर है, वो शायद मेरे पास अभी इधर पिक्चर है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ, अगर मुझे मिल गई तो मैं शेयर करूँगा, उस पर लिखा हुआ है। तो उसको जितवा दिया। तो जब फिर पीटीआई फिर दोबारा आई है, तो उन्होंने फिर ठीक है जी, ये जो पाकिस्तानी अवाम है, ये तो सच्चे और खरे लोगों को छोड़ के बददियानत, बगैरत, कमीने और मुल्क को लूटने वाले लोगों को सपोर्ट करती है। तो चलो भी फिर इनको ले आए, हमने तो हुकूमत करनी है ना, हुकूमत तो करनी है। तो जुनून चढ़ा हुआ था, तो उन्होंने उनको शामिल कर लिया, और आपके सामने क्या हो रहा है। तो इन शॉर्ट, जो हमारे साथ मुखलिस है, अगर कल को मैं भी मुखलिस हूँगा ना, तो आप मेरी भी कदर नहीं करेंगे। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का भला चाहते हैं कि वो कुछ उनका बने, लेकिन या हम क्या कह सकते हैं आपको, आप वैसे इस चीज़ के हकदार नहीं है कि आप, मतलब इस लायक नहीं है कि हम आपको कुछ कहें। लेकिन मैं और मेरे जैसे लोग हैं, ये कोशिश करेंगे या शायद हमारी वजह से एक आधा बंदा सीधे रास्ते पे आ जाए, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाए, तो शायद अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। नमाज़ें खोखली हैं, रोज़े खोखले हैं, ज़ुकात है वो खोखली है, जो कमा रहे हैं वो हराम है। हलाल कहाँ आज 100% कोई कमा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हराम का लुकमा आ जाता है। तो हम कहते हैं शायद अल्लाह ताला कहीं खुश हो जाए हमारे से। तो बाकी आप शर्म करें, शर्म के हकदार हैं आप। डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो भी अब्दुल कदीर खान साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, जिन्होंने मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है कहने के। बाकी जब आपको शर्म आएगी, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपने हीरा खो दिया है। और ऐसे हीरे और भी हैं पाकिस्तान में जो अब सामने नहीं आते, उनको भी आपने खो देना है, और आज आके पाकिस्तान का शायद कुछ भी नहीं बनना। क्योंकि हम जब तक कदर नहीं करेंगे, तब तक अब्दुल कदीर खान साहब और ईदी साहब जैसे लोग सामने नहीं आएंगे तो करप्ट लोग आएंगे, जिन पे अरबों खरबों का इल्ज़ाम है, जिन पे कत्लों का इल्ज़ाम है, जिन पे बदयानती का इल्ज़ाम है, वो लोग आएंगे और आप उन लोगों को ही जितवाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन का गहवरा बनाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।